बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई के लाइन पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन के आज हम यूनिट 7 को कंप्लीट करा रहे हैं। यूनिट आपके 7 में जितने भी क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन कराए दे रहा हूँ। शेष इसका एक और भी आपका जो कि चैप्टर बच रहा है। टोटल इसमें 8 आपके चैप्टर थे, 8 आपकी यूनिट थी, तो उसको भी जो है आज से कल तक वो भी हमारी क्लास आ जाएगी और पूर्णतः एजुकेशन का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो रहा है। यदि आप मेरा वीडियो देर से देख रहे हैं तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर सारी इसके चैप्टर्स क्लासें ले सकते हैं। मैं मॉडल पेपर को भी सोल्व करता हूँ एग्जाम से पहले पहले। हमारा एक संपूर्ण पाठ्यक्रम से एक महासंग्राम का भी वीडियो आता है। यदि आप कोई भी बुक नहीं लिए हैं तो आपको लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मेरे चैनल के माध्यम से बीए की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की जो हमारी यूनिट है, जो हमारा चैप्टर है 7, इसको हम कंप्लीट करा रहे हैं। पेपर आपका है एजुकेशन का, शिक्षा शास्त्र का। इसमें आपको पढ़ना है शिक्षा के दार्शनिक, समाजशास्त्री, राजनीतिक, आर्थिक, इसके आपको परिचय पढ़ना है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। तो चलिएगा आज की क्लास के माध्यम से इसका 7 यूनिट भी आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। 7 यूनिट है क्या, सबसे पहले इसको जान लो। 7 यूनिट में आपको पढ़ना है कि शिक्षा के कुछ राजनीतिक परिचय हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य क्या है, नीति निश्चय तत्व क्या है। तो इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके हैं पेपर में, सारे के सारे में कराया दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार क्या है इसके बारे में समझ लो। मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को प्राप्त वे अधिकार हैं जो संविधान में बताए गए हैं और राज्य द्वारा इनका उल्लंघन जो है नहीं किया जा सकता है। इनका उल्लंघन होने पर नागरिक सीधे जो है न्यायालय जा सकते हैं। कितने मौलिक अधिकार दिए हुए हैं हमारे संविधान के अनुसार? 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? एक है समानता का अधिकार। इसको जो है आर्टिकल जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसको रखा गया है। यह अधिकार जो है कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान मानता है और किसी की तरह कह सकते हो कोई भी भेदभाव नहीं करता है किसी के साथ। फिर इसका दूसरा जो मौलिक अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसको रखा गया है। इसमें बोलने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, देश में किसी भी भाग में आने जाने की, बसने की स्वतंत्रता है। मतलब जो है आपको सभी तरह की स्वतंत्रता है। आप जो है बोल सकते हैं, सभा कर सकते हैं, ठीक है, संघ आप बना सकते हैं, देश में एक कोने से लेकर किसी कोने में जा सकते हैं, एक कोने से लेकर दूसरे कोने में बस सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। ये सारी स्वतंत्रता है। फिर इसका जो तीसरा मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये इसको जो है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक के रखा गया है। या जो है मानव तस्करी, बेगार, बाल श्रम जैसी शोषणकारी कार्यों पर जो है रोक लगाता है। फिर अगला जो अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नागरिक अपनी जो है पसंद से धर्म का पालन करने, आचरण करने, प्रसार करने के लिए स्वतंत्र। मतलब जो है जो अपने धर्म के हैं अपने धर्म का जो है पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह के कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर है सांस्कृतिक और जो है शैक्षिक अधिकार। तो इसको जो है अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक के तहत रखा गया है। और यह जो है अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृत भाषा लिपि बनाए रखने का अधिकार जो है देता है। फिर लास्ट में आपका जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो टोटल आपके 6 अधिकार है, ये सबसे लास्ट का अधिकार है मौलिक अधिकारों में। तो ये जो है अनुच्छेद 32 के तहत इसको रखा गया है। इसमें जो है नागरिकों को अपने मौलिक अधिकार को हनन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने की शक्ति ये देता है, ठीक है। अब यहाँ से हम मौलिक कर्तव्यों को समझेंगे। तो मौलिक कर्तव्य जो है वे जो है नैतिक और सामाजिक दायित्व हैं जो प्रत्येक नागरिक को देश और अपने साथी नागरिक के प्रति जो है निभाने होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, जैसे कि बहुत सारे हमारे मौलिक कर्तव्य आप बनाकर भी ले सकते हैं। जैसे कि संविधान का पालन करना, उनके आदर्शों, जो राष्ट्र ध्वज है और जो राष्ट्रगान है इसका सम्मान करना, ये है मौलिक जो है कर्तव्य। फिर है स्वतंत्रता के लिए हमारे जो है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का जो है संजोना और उनका जो है पालन करना। फिर है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की जो है रक्षा करना, पर्यावरण की जो है संरक्षा करना, उसकी रक्षा करना, उसमें सुधार करना, देश की मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और उसकी जो है रक्षा करना, ये भी जो है हमारा मौलिक कर्तव्य होता है। फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना। अगला भी इसमें जो मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना और हिंसा से जो है दूर रहना, मतलब लड़ाई दंगे से दूर रहना। फिर है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु को बच्चे या जो है आश्रित को शिक्षा के जो है अवसर प्रदान करना। तो ये सब हमारे जो है मौलिक कर्तव्य होते हैं। अब यहाँ से हम नीति निश्चय तत्व क्या है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
नीति निषेधक जो तत्व हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निषेधक तत्वों का उल्लेख किया गया है। यह भारतीय संविधान की एक अनोखी जो व्यवस्था है, जिसे आयरलैंड के संविधान से जो ग्रहण किया गया है। ये जो नीति निषेधक तत्व हैं कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इसी के द्वारा समाजवाद की नीतियों को जो है लागू किया जा सकता है। ये तत्व जो है राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है और ना ही जो है ये योग्य हैं, फिर भी देश की जो है सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए उनका पालन जो है राज्य के हित में होता है। फिर है नीति निषेधक तत्व जो है वे निर्देश हैं जिन्हें जो है संविधान ने राज्यों को दिए हैं और उससे यह जो है आशा की है कि वह किसी बंधन के रूप में नहीं वरन अपने कर्तव्यों के रूप जो है इन पर जो है चलेगा। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिख देना है, ठीक है। नीति निषेधक तत्वों के बारे में इतनी सी परिभाषा। अब यहाँ से कुछ और भी इससे बनने वाले क्वेश्चन आपके हैं इसी चैप्टर से, जैसे कि धारा 51 का क्या अर्थ है। तो ये जो धारा 51 है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति से संबंधित है। इसके निम्नलिखित जो है उद्देश्य है इसकी पूर्ति के प्रयास है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृत्ति का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंधों को जो है बनाए रखना, संगठित लोगों एक दूसरे के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और जो है संधि बाध्यताओं के प्रति जो है आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहित देने का प्रयास करना। तो ये जो है जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो शांति सुरक्षा है ये इससे संबंधित है। किसी भी प्रकार का लड़ाई दंगा उसको किसी तरह शांत कराया जाए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो। तो यहाँ से इसके बारे में इतना आपको लिख देना है कि धारा जो 51 है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है, किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े को शांत करना, ठीक है। अब यहाँ से हम अगला देखेंगे क्वेश्चन कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता। अभी मैंने आपको मौलिक अधिकारों मैंने आपको स्वतंत्रता का अधिकार मैंने आपको बताया था जो कि उसी में आपका है। इसकी कुछ जो है स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जैसे कि भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कहीं पर भी जो है भाषण कर सकते हैं देश में। शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता है, आप शांतिपूर्वक सभा का आयोजन कर सकते हैं, संस्था बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, इसकी बनाने की स्वतंत्रता है। देश के भीतर आप घूम सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पूरे देश में भ्रमण कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। देश के किसी भी भाग में जो है बसने निवास करने की आपको स्वतंत्रता है। आप अपने देश के किसी भी भाग में बस सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, वहाँ की नागरिकता ले सकते हैं, मतलब वहाँ के निवासी हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और कोई भी व्यवसाय अथवा काम धंधा करने की स्वतंत्रता है, आप कोई भी प्रकार का बिजनेस अपना कर सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो, काम धंधा कर सकते हो, सारी स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। अब यहाँ से हम एक क्वेश्चन और देखेंगे जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। भारत के संविधान में धार्मिक शिक्षा का क्या अर्थ है, इसको भी समझ लीजिए। और धारा 30 में अल्पसंख्यक की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है, इसको भी हम समझेंगे। तो संविधान की 21वीं धारा के अनुसार किसी धर्म विशेष के प्रसार के लिए या दान देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर जो है नहीं किया जा सकता है। और भाग 28(1) के तहत पूरी तरह राज्य के धन से चलने वाली किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा जो है नहीं दी जाएगी। धारा 22(2) के अनुसार सहायता प्राप्त या राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के लिए सदस्य को उस संस्था द्वारा चलाए जाने वाले किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। धारा 28 में कहा गया है कि अन्य धर्मों के अनुयायियों को उसकी सहमति के बिना धार्मिक अनुदेशन नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये दिया गया है, धार्मिक शिक्षा का प्रावधान है। फिर है धारा जो कि 30 में अल्पसंख्यक के लिए शिक्षा के लिए क्या कहा गया है। तो धारा 30 में कहा गया कि अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी इच्छा के अनुसार शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने व उसका जो है प्रशासन करने का अधिकार है। अनुदान देते समय इन स्केलों के साथ इस कारण भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि वे धार्मिक समुदाय द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिख देना है। अब यहाँ से जो लास्ट में क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत में संविधान में शिक्षा संबंधी जो प्रावधान हैं कौन कौन से हैं और उससे संबंधित जो धाराएं हैं इनको भी हम यहाँ से मेंशन करेंगे। तो भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधित बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यह संविधान के जो है 45वीं धारा के अनुसार बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। राज्य इस संविधान के आरंभ में 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालक को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान है, ठीक है। फिर है इसमें अगला जो प्रावधान है वो है धार्मिक शिक्षा का प्रावधान है, जो कि संविधान की 21वीं धारा के अनुसार किसी धर्म विशेष प्रसार के लिए कर या दान देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर जो है नहीं किया जा सकता है।
धार्मिक शिक्षा के लिए भी प्रावधान है। मतलब आप यदि अपने धर्म के लिए किसी दूसरे धर्म को कर देने के लिए या फिर दान देने की मजबूर कर रहे हो तो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। और भाग 28(1) के अनुसार पूरी तरह राज्य के धन से चलने वाली जो संस्था होती हैं, ठीक है, जितनी भी संस्था है यदि गवर्नमेंट के सरकार से चल रही हैं तो इसमें जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे कि मदरसा है, यदि कोई भी मदरसा सरकार के पैसे से चल रही है तो इसमें धार्मिक शिक्षा नहीं देनी चाहिए। चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे कोई भी हो, चाहे स्कूल हो या फिर जो है कोई भी मदरसा हो, तो यदि पूरा खर्चा यदि सरकार के पैसों से यदि कोई भी चल रहा संस्था तो इसमें धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं है, देने का अधिकार नहीं है। धारा 22(2) के अनुसार सहायता प्राप्त राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के किसी सदस्य को उस संस्था द्वारा चलाए जाने वाले किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। और धारा 28 में कहा गया है कि अन्य धर्मों के अनुयायियों को उनकी सहमति के बिना धार्मिक अनुदेशन नहीं देना चाहिए। मतलब उनकी सहमति यदि नहीं है तो आप अपने धर्म का उनके पास जो है बोझ नहीं ला सकते हो, धर्म में जबरन जो है उनको धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हो। फिर है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, जो कि ये भी प्रावधान है आपके आर्टिकल में। तो जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसमें अनेक धर्म वाले लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के, ठीक है। और पहले सभी जो है संशोधन के द्वारा निरपेक्ष जो शब्द है, धर्मनिरपेक्ष शब्द, ये संविधान की प्रस्तावना में जो है जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राजनीति से जो है धर्म को अलग रखा जाएगा, धर्म का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। फिर है सभी धर्मों को सम्मान देने के विचार से अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी जो है शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार संविधान द्वारा जो है दिया गया। फिर है धारा 45। तो यहाँ से कुछ हम धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। इन धाराओं के बारे में हो सकता है शॉर्ट नोट में पूछ लें। तो धारा जैसे 25 है, 25(1), तो इसमें जो है नागरिक के धार्मिक अधिकारों की व्याख्या करती है और प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने और उसका प्रसार करने की स्वतंत्रता है। तो धारा 45 क्या कहती है? सभी नागरिकों को यह अधिकार देती है कि वे सभी लोग अपने धर्म का प्रसार कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, सभी प्रकार की स्वतंत्रता है। फिर है धारा 28(2) दी हुई है। इसके अनुसार यदि कोई संस्था ऐसे ट्रस्ट द्वारा संचालित है जिसमें प्रावधानों के अनुसार धार्मिक शिक्षा देने की बाध्यता हो और राज्य द्वारा संचालित की जाती हो तो ऐसी संस्था को धारा 28(1) के प्रावधानों की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाएगा। मतलब ऐसी कोई संस्था है जो सरकार के पैसों से चल रही है जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जाए है तो अच्छी नहीं बात है, ये प्रावधान की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाएगा। मतलब उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं देनी चाहिए, यही जो है हमारा संविधान कहता है। फिर धारा 28(3) के तहत कहा गया है कि व्यक्ति की स्वीकृति के बिना जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा देने पर पाबंदी जो है लगाती है। ये जो धारा 28(3) के तहत कहा गया है, किसी व्यक्ति को यदि उसकी इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती यदि धार्मिक शिक्षा उसको दे रहे हो तो ये पाबंदी लगाती है धारा 28(3) के तहत। फिर है धारा 21। इसके अनुसार किसी भी धर्म विशेष के प्रसार के लिए कर दान देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब जो है ये जो धारा है इसमें कहा गया है कि अपने धर्म का प्रसार करने के लिए किसी भी धर्म के लोग को या फिर अपने ही धर्म के लोग को जबरदस्ती उससे दान लेना, ठीक है, उससे कर लेना, तो इसके लिए लोगों को बाध्य नहीं किया जाएगा। फिर है धारा 22(2) के तहत कहा गया है, इसके अनुसार सहायता प्राप्त या राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के लिए किसी सदस्य को संस्था द्वारा चलाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो इसमें 22(2) के तहत जो कि अभी मैंने इससे पहले ही बताया है, तो इसमें कहा गया है कोई भी यदि संस्था है जो कि सरकार के पैसों से चल रही तो इसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है, मजबूर किसी को नहीं किया जाएगा धार्मिक शिक्षा के लिए। फिर है धारा 30 के तहत इसमें धर्म व भाषा के आधार पर किसी भी संस्था को राज्य द्वारा आर्थिक सहायता देने में भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। फिर है आपका मातृभाषा में शिक्षा की कुछ सुविधाएं हैं, क्योंकि धारा 350 इसके तहत कहा गया कि प्रत्येक राज्य में स्थानीय सत्ता का जो है प्रयास होगा, वह जो है राज्य में अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा। राष्ट्रपति राज्य को ऐसे आदेश है जो वह आवश्यक हो समझे और इन जो है सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए दे सकता है। फिर है धारा जो कि 350 में, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने और उसका दायित्व जो है राज्य और स्थानीय प्रशासन का होता है, ठीक है। फिर है धारा 26(1) के तहत कहा गया है, इसके अनुसार भारत में रहने वाले नागरिक के किसी भी वर्ग को जिसकी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृत हो तो उसका संरक्षण करने का उसको अधिकार है। फिर दृष्टि संबंधी कुछ धाराएं हैं, जैसे कि धारा 39 के अनुसार
राज्य जो है प्रत्येक स्मारक या संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्थान व वस्तुओं का जो है संरक्षण करे। फिर पिछड़े वर्ग की शिक्षा संबंधित कुछ प्रावधान है, जैसे कि धारा 17। तो धारा 17 में कहा गया है जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, इसके निवारण व किसी भी रूप से अस्पृश्यता का प्रयोग निषिद्ध होगा। ठीक है। फिर है धारा 24 के तहत कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बालक को किसी भी कारखाने या फिर जो है खान या खतरनाक रोजगार में काम करने हेतु नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। ये धारा कहती है यदि किसी बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है तो उसको जो है कारखाने में काम नहीं करा सकते हो। ठीक है। किसी भी प्रकार का उसको काम नहीं करा सकते हो, चाहे खतरनाक रोजगार हो या फिर कारखाने का कार्य हो। फिर है धारा 23 के तहत कहा गया है मनुष्य के क्रय विक्रय व बेगार पर प्रतिबंध जो है लगा रहेगा। ठीक है। फिर इसमें अगला जो धारा है 15, इसमें जो हिंदुओं के समस्त सार्वजनिक धार्मिक संस्थानों के द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए खुले रहेंगे। फिर है जो कि धारा जो कि 16 से लेकर 16 व 335 धारा इसमें दी हुई, इसमें कहा गया है कि राज्यों को सार्वजनिक नौकरियों के स्थान पर आरक्षित करने की छूट रहेगी। ठीक है। और भी यहाँ से कुछ धाराएं हैं, जैसे कि धारा 46 आपका दी हुई है। इसमें जो पिछड़े वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों के विस्तार और उन्हें सामाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा मिलेगी। फिर है अल्पसंख्यक की शिक्षा संबंधी प्रावधान है कुछ, जैसे कि धारा 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी इच्छा अनुसार शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार है तथा अनुदान देते समय इन स्कूलों के साथ इस कारण भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि वे जो धार्मिक समुदाय द्वारा चलाए जा रहे हैं। फिर है कृषि शिक्षा। तो अनुच्छेद 45 में कहा गया है यदि जो है राज्य चाहे वह उत्तरदायित्व उठाने के लिए सक्षम हो तो वह जो है आधुनिक व वैज्ञानिक दृष्टि से कृषि व पशुपालन का संगठन करके नस्लों का संरक्षण व सुधार करने के लिए कदम उठा सकता है। फिर है संस्कृत और शिक्षा संबंधी कुछ अधिकार हैं, जैसे कि धारा 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भारत के जो है राज्य क्षेत्र व उसके किसी भी भाग के निवासी नागरिक के किसी भी अनुभाग को उसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। राज्य द्वारा पोषित राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा इनमें से जो किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ये सब चीज़ें नहीं देखी जाएगी कि धर्म के आधार पर उनका एडमिशन नहीं होगा शिक्षण संस्थानों में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर धारा 30 के तहत कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है और धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि से संस्थानों की जो है स्थापना प्रशासन का जो है अधिकार होगा। फिर स्त्री से संबंधित कुछ प्रावधान है स्त्री शिक्षा से, जैसे कि भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में स्त्री शिक्षा के महत्व को संविधानवेताओं ने स्वीकार किया और स्त्री शिक्षा को अप्रत्यक्ष रूप में बढ़ावा दिया है। जैसे कि धारा 15(1) के तहत कहा गया है इसके अंतर्गत राज्य जो है नागरिकों में लिंग के आधार पर भेदभाव जो है नहीं करेगा। फिर इसमें 15(3) के तहत कहा गया है कि स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष व्यवहार करने में धारा 50 का प्रावधान जो है आड़े नहीं आएगा। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिख देना है। भाई इतनी ही आज की हमारी क्लास थी जो कि आपके संविधान से संबंधित आपके थे। इसमें मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी क्या प्रावधान है जो कि मैंने अभी आपको बताया है, जो धाराएं मैंने आपको बताई हैं। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिया है। टोटल इसका एक और अभी आपका चैप्टर बच रहा है, यूनिट जो कि 8 है, लास्ट का चैप्टर है, उसको भी हम कल करा देंगे। फिर बाद में इसके हम मॉडल पेपरों को देखेंगे और अन्य जितने भी सब्जेक्ट बचे हुए उनको भी हम कवर कराएंगे। मिलता है वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।